हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ के लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री किस तरीके से बनकर तैयार हुई। हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था कि हमें हिस्ट्री पढ़ने से क्या बेनिफिट्स हैं, हम पढ़ते क्यों हैं, रीज़न क्या हैं इसे पढ़ने के। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है किन चीज़ों की मदद से बन के तैयार हुई। तो आपको पता है ये जो सीरीज है हम यूपी के अलग अलग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मेंस, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले फैक्ट्स, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में पूछे जाने वाले फैक्ट्स और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उन सब में जो भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं हम उसको यहाँ कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो आप यूपीएससी की भी अगर तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो भी इन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। किस तरीके से हमारी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो बन के तैयार हुआ। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है आपका मेटेरियल रिमेन का। मेटेरियल रिमेन यानी जो चीज़ें खुदाई में पाई गई। तो खुदाई किस तरीके से होती है आपको पता होना चाहिए। दो तरीके की खुदाई होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल खुदाई, यानी आप ऐसे ऐसे करके खोदते जा रहे हैं, मतलब हल्की हल्की लेयर आप उठाते जा रहे हैं। ये काफ़ी कठिन खुदाई होती है, तो ये बहुत कम हुई है। कुछ कुछ जगह हुई है जैसे हड़प्पा सभ्यता है वो हमें इसी तरीके की खुदाई से मिली है। एक दूसरी खुदाई होती है इस तरीके की, यानी हम धरती में गहरे जाते जाते हैं, डिगिंग जिसे बोलते हैं। तो इस तरह की खुदाई जनरली होती है। इसमें समस्या क्या है, इसमें आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हटाना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़े इलाके में होती है। यहाँ पे क्या है, आप छोटी सी जगह होगी उसी में गहरे तक खुदाई करते चले जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यही करनी पड़ती है, मजबूरी है। तो इस तरह के मटेरियल रिमेन्स हमें खुदाई में मिलते हैं। खुदाई में एक्सकेवेशन एक तरह की खुदाई है। एक्सप्लोरेशन क्या है, एक्सप्लोरेशन खुदाई नहीं है, एक्सप्लोरेशन यानी हम ढूंढते रहे और हमें चीज़ें मिल गई, खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं सांची का स्तूप, इसके लिए आपको कोई खुदाई नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ बाद में हमें करनी पड़ी। क्या था कि एक टीला जैसा दिखाई देता था क्योंकि मिट्टी में दबा हुआ था, और जब पता लगा कि टीला कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर है, क्या पता ये कितनी पुरानी हो, फिर अंग्रेजों के समय पे इसकी खुदाई करवाने के आदेश दिए गए, तब ये पूरा स्तूप निकल के बाहर आया। तो एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन का ये एक मिक्स उदाहरण है सांची का स्तूप। तो हमें क्या क्या मिला, हमें स्टोन के टेम्पल मिलते हैं। हाँ, ये मेनली साउथ इंडिया में है स्टोन के टेम्पल। और नॉर्थ इंडिया में आप आ जाओ या ईस्टर्न इंडिया में आ जाओ तो आपको ब्रिक्स की मोनेस्ट्री मिलेंगी, ईंटों की बनी हुई मोनेस्ट्री, चाहे वो मंदिर हों चाहे वो बौद्ध स्तूप हों, ईंटों के बने हुए मिलते हैं। साउथ इंडिया में चले जाओ आप तो वहाँ मंदिर मिलते हैं स्टोन के। इसके अलावा बर्न्ट ब्रिक की स्ट्रक्चर मिलती हैं, स्टोन स्ट्रक्चर मिलती हैं, जली हुई ईंटों की स्ट्रक्चर। वहीं आप देखोगे कुछ जो ह्यूमिड रीजन है, जहाँ आर्द्र भूमि है, वहाँ पे जब हमने एक्सकेवेशन किया और वहाँ पे क्या है कि वहाँ ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड रीजन है, एलुवियल सॉइल है, मान के चलो, क्योंकि मिट्टी में पानी है, तो धीरे धीरे वो क्षरण करता रहता है, जो भी पत्थर है ना, या फिर जो भी ईंट है उसको ख़त्म कर देता है। तो कुछ सैकड़ों सालों में वो स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ड्राई रीजन है जहाँ पे कि उतनी नमी नहीं है, तो वहाँ हमें सेफ स्ट्रक्चर मिली है। तो उसी से हमें पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, जिसे हम कह सकते हैं आज का राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, उन जगहों पर 2500 बीसी के आसपास, यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व शहर बसे हुए थे। क्योंकि वहाँ ड्राई क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे चीज़ें बची हुई हैं, तो आसानी से हमें पता भी लग गया है। और इसी से हमें पता चला कि जो गैंगेटिक बेसिन है, जो गंगा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मेटेरियल कल्चर डेवलप हो चुकी थी, यानी जहाँ पे आधुनिक सुख सुविधा उस समय के हिसाब से पाई जाती थी वहाँ पर। और इन्हीं सब चीज़ों से हमें और क्या क्या मिला है, हमें सेटलमेंट मिले हैं, यानी कि घर घर मिले हैं, टूटे फूटे जैसे भी मिले हैं, हमें घर मिले हैं, हमें पॉटरी मिली है, हमें
वो लोग क्या क्या खाते थे उसके बारे में पता चला है हमें, उनके क्या क्या हथियार थे, औजार थे, वो सब मिला है। अगर वो लोहार थे तो लोहार के जो एक उपकरण होते हैं वो सब मिले। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मेगालिथ मिली हैं, और मेनली ये साउथ इंडिया में मिली। मेगालिथ, मेगालिथ का मतलब क्या है? मेगालिथ कुछ ऐसे है कि बहुत बड़े पत्थर होते हैं, और बहुत बड़े पत्थर के बीच में क्या है, जब आप खोदते चले जाते हो या उसमें एक्सकेवेशन करते हो तो आपको डेड बॉडी मिलती है, कंकाल मिलते हैं, और कंकाल के आसपास उससे संबंधित उसकी वस्तुएं, यानी कोई व्यक्ति क्या यूज करता था, उसके पसंदीदा बर्तन, उसके पसंदीदा आभूषण, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके चारों ओर रख दी जाती थी, और चारों ओर फिर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन्हीं को बोला गया है मेगालिथ, नाम से पता चल रहा है मेगालिथ पत्थर के ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये वहाँ प्रचलन था साउथ इंडिया में ज़्यादातर, कि उसकी पसंद की चीज़ें उसके डेड बॉडी के चारों ओर रख दी जाती थी। इसके अलावा हमने साइंटिफिक एग्जामिनेशन भी किए हैं। साइंटिफिक एग्जामिनेशन में क्या किया है, जैसे हमने रेडियो कार्बन डेटिंग किया है, उससे हमें वस्तुओं की उम्र पता चलती है। क्या होता है रेडियो कार्बन डेटिंग? इसमें कुछ नहीं, बस ऐसा समझो आप सिंपली, आपको ज़्यादा विज्ञान में नहीं घुसना। दो तरीके के कार्बन होते हैं, अगर आपने आइसोटोप पढ़े हो तो कार्बन 12, कार्बन 14। तो होता क्या है कि समय के साथ साथ हर वस्तु में होता है कार्बन, और कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14, ये दोनों कार्बन पाए जाते हैं। तो समय के साथ साथ जो आपका ये C14 है, ये इसकी जो अमाउंट है वो कम होने लगती है, और लगभग 5000 वर्षों में इसकी जो अमाउंट है वो आधी हो जाती है। हम किसी भी वस्तु में अमाउंट निकालते हैं कि अब कितनी अमाउंट कार्बन 14 की बची हुई है, उससे हम उस कार्बन की आयु बता देते हैं। ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, रेडियो कार्बन डेटिंग ये हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते ही हैं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें चीज़ों की उम्र पता चली है। हमें प्लांट रेजिड्यू की एग्जामिनेशन किया है हमने, और उससे हमें क्या पता चला है कि किस समय पे कैसी खेती होती थी। तो हमें पता चला है कश्मीर में और राजस्थान में 6000 BC में ही खेती शुरू हो चुकी थी, यानी आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान में और कश्मीर में खेती शुरू हो गई थी। जो उस समय के जो भी अनाज मिले होंगे, गेहूं के दाने, चावल के दाने, जो भी है, उससे हमें उसका अनुमान लगाया है। इसी तरीके से हमने मेटल जो हमें मिला है, लोहा मिला है, कोई उपकरण मिला है, या फिर हमें कोई सिक्के मिले हैं, हमने उसकी भी उम्र निकाली है। सिक्के की उम्र तो बहुत कम है क्योंकि सिक्के बहुत बाद में प्रचलन में आए। इसी तरीके से हमने हड्डियों की एग्जामिनेशन करी है कि हड्डियों की उम्र कितनी है। तो कोई जानवर है उसकी हड्डी की हमने उम्र पता लगाई, तो उससे हमें पता लग गया कि हाँ इस समय पे इस वाले जानवर को पाला जाता था, गाय को इस समय पे पाला जाना शुरू हो गया था, या फिर बकरी को इस समय पाला जाना शुरू हो गया था। तो वो सब हमें हड्डी की साइंटिफिक एग्जामिनेशन करके पता चला है। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नुमिस्मेटिक बोला जाता है। सिक्कों के अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं हम नुमिस्मेटिक। भारत में जो कागज है वो तो 14वीं सदी में शुरू हुआ, उससे पहले तो मेटल के ही सिक्के चलते थे। और मेटल में भी कौन से, कॉपर के सिक्के, सिल्वर के, गोल्ड के और लेड के सिक्के चलते थे। और इसके अलावा बर्न्ड क्ले माउल्ड्स में ये सिक्के बनाए जाते थे, यानी कि भट्टियों में बनाए जाते थे ये। और इस तरह के ज़्यादातर जो सिक्के आपको कुषाण पीरियड के मिले हैं। कुषाण पीरियड कब था, पहली सदी से लेके तीसरी सदी तक। इस समय पे सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। तो ये सिक्कों के बारे में हुआ। और आप जब गुप्ता पीरियड में आते हो, गुप्ता पीरियड के बाद, तो इस तरह के सिक्के जो है वो कम दिखाई देते हैं संख्या। तो इससे क्या पता लगता है कि आर्थिक स्थिति उस समय की खराब हो चुकी थी, ट्रेड और कॉमर्स कम हो गया था, धीरे धीरे कम होने लगा था गुप्ता पीरियड के बाद। तो हमें आइडिया लगता है इन चीज़ों की उम्र देख के, और खुदाई करने पर जो चीज़ें हमें मिलती हैं हमें उससे बहुत आइडिया मिलता है। इसी तरीके से हमें कुछ जगह, जैसे राजस्थान में कुछ जगह पे क्या है, हमें बर्तन मिले, और बर्तन में सिक्के रखे हुए मिले हैं। इसका मतलब लोग
इमरजेंसी के लिए सिक्के इकट्ठा रखते थे, पैसों को इकट्ठा रखते थे। और वो जो सिक्के हैं वो रोमन एम्पायर के द्वारा बनाए हुए सिक्के हैं। इसका मतलब विदेश में ट्रेड भी होता था। हमें ये भी पता चल रहा है कि हम यहाँ से बाहर चीज़ें बेचते थे और व्यापारी बाहर जाते थे रोमन एम्पायर में, वहाँ से कुछ लेके आते थे। उस समय के सिक्के आज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अ, अगर अर्लीस्ट कॉइन्स की बात करें तो उस समय पे क्या मिलता था? राजा के नाम लिखे हुए होते थे सिक्के पे, या देवी देवता छपे हुए होते थे। किस सन में वो छापा गया, मतलब वो प्रिंट हुआ वो सिक्का, उसकी डेट भी लिखी होती थी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कौन शासक कहाँ से आया, कब आया, किसने कब रूल किया। क्योंकि शासक का नाम लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता लगा कि इंडो ग्रीक भारत में आए। कहाँ से आए थे? नॉर्थ अफगानिस्तान से आए थे। और किस समय पे आए थे? सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी, इतने समय पहले भारत में वो आके रूल करते थे। तो हमें ये पता चल गया। और जो कॉइन थे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन थे। वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे। अनाज के बदले तो आपको पता ही है, सबसे पहले अनाज के बदले या किसी भी वस्तुओं के बदले ट्रेड होता था, लेकिन धीरे धीरे सिक्कों के बदले भी होने लगा था। और कुछ जो सिक्के थे वो केवल राजा नहीं, राजा के अलावा जो गिल्ड होती है, गिल्ड आप समझते होंगे, जैसे आज के समय पे आपने फिक्की सुना है। फिक्की मतलब कुछ व्यापारियों ने मिलके व्यापारी संघ बना लिया, वो गिल्ड होती है। और वो भी सिक्के, अपने खुद के सिक्के वो क्या करते थे, वो प्रचलन में उनके लाते थे, लेकिन राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी उसकी। तो ये आप समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिक्के हैं वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जैसे कुषाण पीरियड में और गुप्ता पीरियड में, उस समय के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं। और किस किस मेटल के हैं वो हैं लेड के, कोटिन के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के और गोल्ड के। इस तरह के सिक्के मिले हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। और अगर आप बात करें तो गोल्ड कॉइन की, तो गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा गुप्ता काल में इशू किए गए। पोस्ट गुप्ता में अभी अभी बताया कि ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन होने लगा था। और रिलीजियस सिंबल और लीजेंड्स जब आप सिक्कों पे लिखा हुआ देखते हैं तो आप पता लगा लेते हैं कि उस समय पे कौन सी आर्ट और कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता था। तो ये अभी सेकंड लेक्चर कंटिन्यूड है, मीन सेकंड चैप्टर आर एस शर्मा का। हम वहाँ से ये पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर थर्ड में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो।